तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो लूपिंग स्ट्रक्चर के हवाले से है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले हमने दो स्ट्रक्चर्स और पढ़े हैं, जिसमें एक सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर था और दूसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर था या कंडीशनल स्ट्रक्चर, जो रिसेंटली आपने कंप्लीट किया है। जो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर था उसमें जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एक सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट की जाती थी। जिस सीक्वेंस के साथ हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को लिखते थे, उसी सीक्वेंस के साथ वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंपाइलर या इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है। फिर दूसरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा जिसको हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर कहा। और जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कंडीशन की बेस पर हमारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, और अगर फॉल्स होती हैं तो भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट की जाती हैं। तो इनमें कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप भी कर दिया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो जो फॉल्स वाली स्टेटमेंट्स होती हैं वो स्किप कर दी जाती हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर जो ट्रू कंडीशन के अंदर हमने स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उनको स्किप कर दिया जाता है। तो इसलिए उसको कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंडीशनल स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। अब ये जो तीसरा स्ट्रक्चर है ये लूपिंग स्ट्रक्चर है। लूपिंग स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम अगर अपनी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हम लूपिंग स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है। हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स करनी हैं, और जो जो लूपिंग स्ट्रक्चर्स C++ के अंदर अवेलेबल हैं वो हमने स्टडी करने हैं इस चैप्टर में। सबसे पहली बात ये कि लूप्स क्या होते हैं। लूप्स का मतलब ये है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करता है, तो उस स्ट्रक्चर को लूपिंग स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है, या इसको आइटरेटिव या रेपिटेटिव स्ट्रक्चर का नाम भी देते हैं। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने लिखी होती थी वो सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती हैं, आपको पता है ये। और जो हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर था उसके अंदर हो सकता है कि हमारी कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाए और कुछ स्टेटमेंट्स को कंडीशन की बेस पर स्किप कर दिया जाए। अब ये थर्ड सिचुएशन है जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट को रिपीट किया जाए। मिसाल के तौर पे, जैसे अगर हम ये चाहें कि हमारा नाम स्क्रीन पे 10 दफ़ा जो वो लिखा हुआ है, तो एक तो तरीक़ाकार ये है कि आप सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में 10 दफ़ा सी आउट की स्टेटमेंट लिख लें, या सी आउट की स्टेटमेंट एक दफ़ा लिखें और उसके अंदर 10 दफ़ा आप अपना नाम लिख लें। तो ये एक लेंथी वर्किंग है। आपकी वर्किंग सेम है लेकिन वो सिर्फ रिपीट होनी है। सिर्फ आपका नाम है, एक लाइन है जो आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं। तो अब अगर 10 की बजाय अगर मैं कहता हूँ कि हमने 100 टाइम रिपीट करना है, तो फिर क्या हम 100 टाइम जो है उसको लिखेंगे? इस तरह की जो वर्किंग होती है, इसके लिए हमारे पास लूपिंग स्ट्रक्चर जो वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो दो रीजंस यहाँ पर बताई गई कि हम लूपिंग स्ट्रक्चर को क्यों इस्तेमाल करते हैं। टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट आर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, कि एक स्टेटमेंट को या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर आप कुछ ख़ास नंबर ऑफ टाइम्स तक एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो फिर आप लूप्स को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल पे वही जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी है कि अगर आप स्क्रीन पे 10 दफ़ा कोई
जो वो किसी चीज़ का नाम लिखना चाहते हैं या आप अपना नाम लिखना चाहते हैं या कोई भी स्टेटमेंट जो वो आप चाहते हैं कि ये लाइन जो हमारी प्रिंट आउट होके हमें नज़र आए। और दूसरी रीज़न ये है, वो कहता है टू यूज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़। अगर आप कोई सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को जनरेट करना चाहते हैं, आपने मैथमेटिक्स में सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर में भी पढ़ा हुआ हो, जिसके अंदर हम एक सीक्वेंस को जनरेट करते हैं, सीक्वेंस के साथ कुछ वैल्यूज़ को या एक सीरीज़ के फॉर्म के अंदर जो वैल्यूज़ को जनरेट करते हैं। लाइक जैसे मैं कहता हूँ कि 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको जनरेट कर दिया जाए, या मैं कहता हूँ ऑड नंबर्स को जनरेट कर दिया जाए, या मैं कहता हूँ प्राइम या कंपोजिट नंबर्स को जनरेट कर दिया जाए, या एक ख़ास जो सीरीज़ में वहाँ पर लिख देता हूँ कि ऐसे नंबर्स जनरेट हो जिनके अंदर 3 का डिफरेंस हो या 10 का डिफरेंस हो। तो इस तरह की जो वर्किंग होती है उसके लिए भी हम लूप्स को यूज़ करते हैं। तो C++ के अंदर हमारे पास 3 तरह के लूप्स हैं। एक वाइल लूप है, दूसरा डू वाइल लूप है और तीसरा फॉर लूप है। तो ये तीनों लूप्स हमने C++ के अंदर पढ़ने हैं। वाइल लूप पढ़ने से पहले हमारे पास लूप्स की 2 कैटेगरीज हैं, उनको आप याद रखिएगा। पहली जो कैटेगरी है उसको कहा जाता है काउंटर कंट्रोल्ड लूप। काउंटर कंट्रोल्ड लूप से मुराद ये है कि ये लूप की वो टाइप है जिसमें एक वेरिएबल पे लूप की वैल्यू डिपेंड करती है। यानी वो जो लूप है वो एक वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा होता है और उस वेरिएबल को काउंटर वेरिएबल का नाम दिया जाता है। वो जो काउंटर वेरिएबल होता है वो सिंपल वेरिएबल है, चूंकि उसकी वैल्यू काउंट की जाती है इसलिए उसको काउंटर वेरिएबल का नाम दे दिया जाता है। यूज आपने उसी तरह से उसको करना है जिस तरह हम C++ में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो ये सिंपल, ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा जो कि हमारे रेपिटेटिव स्ट्रक्चर की काउंटिंग को रिपीट करेगा। काउंटिंग को, उसकी जो रेपिटेशन है उसको काउंट करेगा कि ये कितनी दफ़ा रिपीट हो गई है हमारी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो इसलिए उसको काउंटर वेरिएबल का नाम दे दिया जाता है। The value of the counter variable is incremented or decremented each time the body of loop is executed. पहली दफ़ा जब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है तो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 1 कर दी जाती है, फिर दूसरी दफ़ा एग्जीक्यूट होती है तो उसकी वैल्यू 2 कर दी जाती है, तीसरी दफ़ा जब वो एग्जीक्यूट होती है उसकी वैल्यू 3 कर दी जाती है। तो जितनी बार लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती जाती है उतनी बार उसकी वैल्यू 1 करके इंक्रीज कर दी जाती है। लिहाजा इस तरह से अब लूप कब टर्मिनेट होता है, जब काउंटर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो जब आपने उस पर्टिकुलर कंडीशन पर पहुंच जाती है। लाइक जैसे मैंने कहा कि 10 टाइम ये लूप जो वो रिपीट हो तो उसकी वैल्यू 1 से काउंटिंग होना शुरू हुई और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जब उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई तो फिर उसके बाद लूप जो वो चलना बंद हो जाएगा। लिहाजा ये जो काउंटर कंट्रोल लूप है ये डिपेंड करता है काउंटर वेरिएबल की वैल्यू पर। जो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू हमने जो वो सेट की है वो उतनी बार जो है ये लूप एग्जीक्यूट होना है। तो अब इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ वो ये है कि जो काउंटर वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू आपने सेट करनी होती है कि ये किस वैल्यू से शुरू होगा। लेट्स सपोज ये 1 से शुरू होगा, ये 5 से शुरू होगा, ये 10 से शुरू होगा, किस इनिशियल वैल्यू से ये शुरू होगा और कहाँ तक जो वो इसने जाना है, यानी टर्मिनेटिंग कंडीशन, उसकी जो एंडिंग वैल्यू है वो क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 टाइम किसी स्टेटमेंट को रिपीट करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 1 से शुरू हो और 10 तक जो वो चली जाए। तो इसका मतलब है कि 1 to 10
1 जो हो इसकी इनिशियल वैल्यू है और 10 जो हो इसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन है। यानी 1 to 10 टाइम जो हो अगर ये 1 वैल्यू का इंक्रीमेंट हो तो हमारी 10 जो आइट्रेशंस हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो इस तरह से जो थर्ड जो चीज़ जो ज़रूरी है वो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वैल्यू है कि आपने इनिशियल वैल्यू से कंडीशनल वैल्यू तक जाते हुए इंक्रीमेंट करना है या आपने डिक्रीमेंट करना है। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ जाते हैं तो फिर आप इंक्रीमेंट करते हुए जाते हैं। यानी 1 to 10 तक अगर आपने जाना है तो आप 1 में 1 एडिशन करते हुए यानी इंक्रीज करते हुए वैल्यू जाएंगे। और अगर आप हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ आना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप यानी अगर मैं कहता हूँ कि हमारी इनिशियल वैल्यू 10 है और हमने 1 तक जाना है तो फिर क्या होगा, फिर हम इंक्रीमेंट की बजाय डिक्रीमेंट करेंगे। यानी 10 में 1 वैल्यू डिक्रीज कर दीजिए तो 9 हो जाएगी, 9 में वैल्यू 1 डिक्रीज कर दीजिए तो 8 हो जाएगी और इसी तरह से करते करते 1 तक। सो ये जो इसकी इनिशियल वैल्यू और जो इसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन है ये हमारी मर्जी है कि हम क्या सेट करते हैं। ये टोटली हम पर डिपेंड करता है। अगर हम 10 दफ़ा लूप चलाना चाहते हैं तो 1 to 10 तक भी चला सकते हैं, 10 to 20 तक भी चला सकते हैं, 20 to 30 तक भी चला सकते हैं, आप 20 to 10 तक भी चला सकते हैं डिक्रीमेंट करते हुए। लेकिन आपने एक सिंपल स्ट्रक्चर जो है बनाना है। अगर आपने 10 टाइम लूप चलाना है तो सिंपलेस्ट उसकी फॉर्म ये होगी कि आप 1 to 10 तक काउंटिंग कर लें और इंक्रीज करते हुए जाएं। 10 to 1 तक भी आप आ सकते हैं और डिक्रीज करते हुए भी जा सकते हैं। तो ये जो हमारे पास लूप्स होते हैं इनको काउंटर कंट्रोल लूप कहते हैं, जिसमें हमारे काउंटर वेरिएबल की वैल्यू पे हमारा लूप डिपेंड करता है कि उसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी, उसकी एंडिंग वैल्यू क्या है और इनिशियल वैल्यू से एंडिंग वैल्यू तक जाते हुए हमने इंक्रीमेंट करना है या हमने डिक्रीमेंट करना है। ये जो तीनों लूप्स हैं, इन तीनों लूप्स के अंदर जो फॉर लूप है वो बेसिकली काउंटर कंट्रोल्ड लूप है जिसमें काउंटिंग परफॉर्म की जाती है। बाकी के जो 2 लूप्स हैं ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इनको एज ए काउंटर कंट्रोल लूप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या हम इनको सेंटिनल कंट्रोल लूप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इन दोनों को सेंटिनल कंट्रोल लूप ही जो वो कहा जाता है, लेकिन अगर हम चाहें कि हम इसको काउंटर कंट्रोल लूप बनाएं तो हम बना सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो काउंटर कंट्रोल लूप है वो फॉर लूप है और सेंटिनल कंट्रोल लूप जो है वो ये दोनों वाइल और डू वाइल है। तो आइए पढ़ते हैं कि सेंटिनल कंट्रोल लूप क्या होता है। वो कहता है टाइप ऑफ लूप डिपेंड्स ऑन अ स्पेशल वैल्यू नोन एज सेंटिनल वैल्यू। यानी ये जो सेंटिनल कंट्रोल लूप होते हैं इनमें एक सेंटिनल वैल्यू होती है और उस वैल्यू पर ये डिपेंड करता है कि जब उसकी वैल्यू उस वेरिएबल की वैल्यू इनपुट की जाएगी तो उस वैल्यू पर वो लूप डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे जैसे अगर हम ये कहते हैं कि जब तक -1 इनपुट नहीं किया जाता तब तक ये प्रोसेस जो वो चलता रहे। यूज़र से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमने इनपुट लेनी है और यूज़र जब तक -1 एंटर नहीं करता आप यूज़र से इनपुट लेते रहे। अब हमें नहीं पता कि यूज़र -1 कब एंटर करेगा। हो सकता है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में -1 एंटर कर दे या हो सकता है वो 100th अटैम्प्ट करने के बाद कहीं जाके -1 एंटर करे। वो 5-6 वैल्यूज़ एंटर करने के बाद -1 एंटर कर दे या वो हो सकता है कि वो वैल्यूज़ एंटर करता जाए और पता नहीं कब वो -1 एंटर करता है, तो तब तक लूप कंटिन्यू रहेगा। इस तरह का जो लूप होता है इसको सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप का नाम दिया जाता है।
जो कि एक सेंटिनल वैल्यू पर डिपेंड करता है। द नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ सेंटिनल कंट्रोल लूप इज अननोन। इस लूप के अंदर जो आइट्रेशंस होती हैं, यानी आइट्रेशन से मुराद ये कि कितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा, लूप की बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, ये अननोन होता है। हमें नहीं पता कि यूज़र कब ये सेंटिनल वैल्यू एंटर करता है, यानी वो टर्मिनेटिंग वैल्यू जिस पर हमारा लूप एंड होना है वो कब एंटर की जाती है, ये हमें पहले से पता नहीं होता। लेकिन जो काउंटर कंट्रोल लूप होता है उसमें हमें पहले से पता होता है कि ये लूप 10 दफ़ा चलना है, ये 15 दफ़ा चलना है, ये 100 दफ़ा चलना है, ये 500 दफ़ा चलना है, कितनी बार चलना है। लेकिन इसके अंदर हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। तो इसमें वो कहता है सेंटिनल वैल्यू इज कॉमनली यूज्ड विद वाइल एंड डू वाइल लूप, कि जो वाइल और डू वाइल लूप हैं इनके अंदर हम वो सेंटिनल वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप के अंदर हम वो सेंटिनल वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। फॉर लूप प्योरली एक काउंटर कंट्रोल लूप है जिसमें इनिशियल और एंडिंग वैल्यू दे दी जाती है और उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बता दिया जाता है और उतनी दफ़ा वो लूप एग्जीक्यूट होने के बाद टर्मिनेट हो जाता है। तो अगर आप सेंटिनल कंट्रोल लूप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए या तो आप वाइल लूप यूज़ करेंगे या फिर आप डू वाइल यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट्स का आपको पता चल गया कि काउंटर कंट्रोल लूप क्या होता है और सेंटिनल कंट्रोल लूप क्या होता है। अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो मुझे दोबारा बता दें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। काउंटर कंट्रोल लूप ये वो लूप होता है जिसमें हमारी नंबर ऑफ आइट्रेशंस पहले से डिफाइंड होती है, कि अगर आप 10 दफ़ा लूप चलाना चाहते हैं तो आप 10 दफ़ा उस लूप को चलाते हैं। यानी इसमें एक काउंटर वेरिएबल होता है, हम उसकी इनिशियल वैल्यू जो वो सेट कर देते हैं और उसकी टर्मिनेटिंग वैल्यू जो वो सेट कर दी जाती है कि ये वेरिएबल इस वैल्यू से शुरू होगा और इस वैल्यू तक पहुंचेगा तो लूप एंड कर दिया जाएगा। सो स्टार्टिंग टू एंडिंग वैल्यू तक जाने के लिए हम या तो अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं या हम इनिशियल वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं। मैंने मिसाल दी कि अगर आप 1 to 10 तक लूप चलाना चाहते हैं तो आप इनिशियल वैल्यू 1 दे सकते हैं और एंडिंग वैल्यू 10 दे सकते हैं। अब 1 to 10 जाने के लिए आप 1 के अंदर 1 इंक्रीज करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 के अंदर 1 इंक्रीज करेंगे तो 3 हो जाएगा और इसी तरह से करते करते 10 तक आप चले जाएंगे। या दूसरा तरीक़ेकार ये हो सकता है कि आप 10 to 1 तक जो अपना लूप चला लें, यानी 10 में 1 वैल्यू डिक्रीज कर दें, फिर अगेन वैल्यू डिक्रीज कर दें और इस तरह से जितनी बार लूप की बॉडी चलती है उतनी बार जो हमारा इनिशियल वेरिएबल होता है जिसको हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं उसकी वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। तो ये हम आगे इसकी एक एग्जांपल करते हैं, उसमें आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास वाइल लूप है कि जो वाइल लूप है उसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। तरीक़ाकार ये है कि आपने वाइल लिखना है, वाइल एक कीवर्ड है और आपने पैरेंथेसिस में उसकी कंडीशन मेंशन करनी है और फिर आपने स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखनी है जिनको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अगर आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वाइल लूप के अंदर हम एक स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। इसे आपने वाइल लूप के अंदर ये कर्ली ब्रैकेट्स लाजमी लगानी है। अब ये वर्किंग किस तरह से करता है, एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। वो कहता है कि वाइल के अंदर कंडीशन मेंशन की जाती है, जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है और ये देखें ये सर्कल चलता रहता है। यानी इसका तरीक़ाकार ये होता है कि कंडीशन को चेक किया गया, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट की गई और उसके बाद दोबारा कंडीशन को चेक किया जाता है। स्टिल अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट की जाती है और फिर यानी ईच टाइम जब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट की जाती है तो लूप की बॉडी से एग्जिट होने से पहले
वो दोबारा आके कंडीशन चेक करता है कि क्या कंडीशन ट्रू है अभी या कंडीशन फॉल्स हो गई। सो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी सो लूप की बॉडी बार बार एग्जीक्यूट होगी, और जब कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर कंट्रोल यहाँ से नीचे आ जाता है, फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इस तरह से अगर आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पर कोई कंडीशन लिखी हुई है कि जो हमारे पास काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू जब तक 10 से लेस रहती है तो ये जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती जाए। सो पहली दफ़ा जब अगर आपने इनिशियल वैल्यू 1 दी हुई है तो 1 इज़ लेस देन 10 ट्रू है, उसने लूप की बॉडी एग्जीक्यूट की, उसके बाद 1 इंक्रीज कर दिया, फिर 2 आ गया, 2 इज़ लेस देन 10, फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट की, फिर उसके बाद उसने 3 कर दिया, फिर कंडीशन चेक की। तो इस तरह से ईच टाइम जब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है तो जो काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 इंक्रीज करके या डिक्रीज करके कंडीशन को चेक किया जाता है कि क्या स्टिल कंडीशन जो वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहती है और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी परफॉर्म होता रहता है, और जो ही कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होना बंद हो जाती है और ये फॉल्स कंडीशन से इस लूप से एग्जिट हो जाता है। अब ये हमारे पास पहली एग्जांपल है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, यहाँ से आपकी और ज़्यादा जो वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे लूप के। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द पाकिस्तान फॉर 5 टाइम्स यूजिंग द व्हाइल लूप। कि पाकिस्तान हमने स्क्रीन पे प्रिंट आउट करना है और लिखा गया है कि व्हाइल लूप को यूज़ करते हुए आपने इसको प्रिंट आउट करना है। देखिए दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं, मेन यहाँ पर फंक्शन लिखा है। चूँकि हमने लूप यूज़ करना है इसलिए लूप के लिए हमें काउंटर वेरिएबल लाजमी चाहिए, क्योंकि उसने हमें एडवांस में बता दिया है कि 5 टाइम हमने ये लूप जो वो एग्जीक्यूट करना है और 5 टाइम जो वो हम इसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं। तो जहाँ पर हमें इन एडवांस अपनी आइट्रेशंस का पता होगा वहाँ पर हम काउंटर वेरिएबल को यूज़ करेंगे, हम फिर सेंटिनल वैल्यू को यूज़ नहीं करेंगे। सो इसके लिए हमने एक काउंटर वेरिएबल ले लिया है n, और हमने कहा कि n इक्वल टू 1 ये इनिशियल वैल्यू है, यानी 1 to 5 टाइम जो हम अपना लूप चलाना चाहते हैं। क्योंकि उसने कहा कि 5 टाइम जो लूप चलाना है तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, n एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंटीजर टाइप का और n को क्या कह दिया इक्वल टू 1, यानी इसकी इनिशियल वैल्यू 1 से शुरू होगी। फिर उसके बाद ये 2 टाइम उसने क्लियर स्क्रीन लिखा हुआ है, जस्ट 1 टाइम आप लिखेंगे, बार बार लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। वाइल n लेस देन आर इक्वल टू 5, ये देखें ये कंडीशन है कि जब तक n की वैल्यू 5 से लेस रहती है क्या करो कि सी आउट पाकिस्तान और एंड लाइन, यानी पाकिस्तान लिखने के बाद लाइन को यहाँ पर एंड कर दो और उसके बाद n++। आपको पता है ये क्या है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया गया है। प्लस प्लस मैंने आपको बताया था कि प्लस प्लस जो है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब ये होता है n इक्वल टू n+1, यानी n की प्रीवियस वैल्यू के अंदर 1 ऐड कर दिया जाए और उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये देखिए, लिहाजा ये लूप की बॉडी है, ये इनिशियल वैल्यू है और ये कंडीशन है। अब ये एग्जीक्यूट किस तरह से होना है, एग्जीक्यूट इस तरह से होता है जी, आप n की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, तो पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी जाएगी और वो है पाकिस्तान। उसने प्रिंट आउट किया और कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया। उसके बाद n की वैल्यू 1 इंक्रीज हो गई, n की वैल्यू हो गई 2 और यहाँ से ये दोबारा कंडीशन यहाँ पर चेक की जाती है। 2 लेस देन आर इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है, दोबारा पाकिस्तान प्रिंट आउट करेगा सेकंड लाइन पे और फिर एंड लाइन करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। फिर उसके बाद n की वैल्यू इंक्रीज की जाएगी, n की वैल्यू 3 कर दी जाएगी और 3 के बाद दोबारा कंडीशन चेक की जाएगी कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। 3 लेस देन आर इक्वल टू 5 ये भी ट्रू है, तो तीसरी दफ़ा भी पाकिस्तान प्रिंट आउट किया जाएगा और उसके बाद फिर वो
n की वैल्यू 1 इंक्रीज कर देगा, 4 हो जाएगी, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, फोर्थ टाइम पाकिस्तान प्रिंट आउट किया जाएगा और उसके बाद 5 कर दिया जाएगा। 5 जाके चेक किया जाएगा, 5 लेस देन नहीं लेकिन 5 के इक्वल है, ये कंडीशन ट्रू हो गई और ट्रू होने के बाद फिर फिफ्थ टाइम जो है ये पाकिस्तान प्रिंट आउट किया जाएगा और एंड लाइन होने के बाद कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद n की वैल्यू 5 से 6 कर दी जाएगी। 6 के बाद यहाँ पर चेक किया जाएगा कि क्या 6 जो है वो 5 से लेस है या 5 के इक्वल है, तो ना तो 6 जो है वो 5 से लेस है, ना ही 6 जो है वो 5 के इक्वल है। सो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल यहाँ से इस कर्ली ब्रैकेट से निकल जाएगा बाहर और इस लूप से टर्मिनेट हो जाएगा। और उसके बाद गेट कैरेक्टर आपको कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप 5 की बजाय 10 लिख देते हैं तो यही स्टेटमेंट 10 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर 20 लिख देते हैं तो ये 20 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएंगे। 50 लिख देते हैं तो 50 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जो आप कंडीशन वैल्यू दे देते हैं वही जब तक वो वैल्यू, वो काउंटिंग जब तक वहां तक नहीं पहुंचती, ये लूप जो वो एग्जीक्यूट रहना है और इसने वो वर्किंग करते रहना है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर हमने ये जो n++ लिखा है, मैंने आपको बताया कि इसका मतलब ये है कि n+1। अगर मैं यहाँ पर n+2 लिखता हूँ तो इसका मतलब ये होगा n=n+2, यानी n के अंदर 2 का इंक्रीमेंट किया जाए। आपको मैंने बताया था कि ये हम अगर एक से ज़्यादा का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो फिर हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि n=n+3। आप ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जो आपको स्टेटमेंट आसान लगती है वो स्टेटमेंट जो है वो आप अपने लूप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसी तरह से n++ की बजाय n=n+1 भी लिख सकते हैं। क्या आप 1 का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं या आप यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं या आप 3 का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो जितना इंक्रीमेंट करना चाहते हैं ईच टाइम उतना इंक्रीमेंट जो वो किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पर कंडीशन है n=, मैंने 1 लिखा और मैंने कहा while n less than or equal to 10, उसके बाद मैंने कहा n=n+1। तो ये जो स्टेटमेंट है n=n+1 ये बेसिकली n++ का अल्टरनेट है। आप यहाँ पर n++ भी लिख सकते हैं या n=n+1 भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि n की प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड कर दिया जाए। अब अगर 1 की बजाय मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने n की वैल्यू के अंदर 1 नहीं बल्कि 2 ऐड करना है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो ये स्टेटमेंट 10 टाइम यहाँ पर प्रिंट आउट होगी, क्योंकि 1 का इंक्रीमेंट किया जा रहा है ना, यानी 1 के अंदर 1 इंक्रीज हुआ तो 2 हो गया, 2 के अंदर 1 इंक्रीज हुआ 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9 और 10। जब 10 होना है, 10 से 11 होना है तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर 1 की बजाय 2 लिख देता हूँ तो इसका मतलब है कि जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो n की वैल्यू 1 होगी। अब 1 के अंदर 2 ऐड होना है, तो 1 के अंदर 2 ऐड होगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 लेस है। दूसरी दफ़ा जब पाकिस्तान प्रिंट आउट होगा तो 3 के अंदर 2 ऐड होगा तो फिर क्या हो जाएगा 5।
फिर उसके बाद 5 लेस है, तो थर्ड टाइम ये पाकिस्तान प्रिंट आउट होगा, तो 5 के अंदर 2 ऐड होगा तो वो हो जाएगा 7। तो इस तरह से अगर आप 2 का इंक्रीमेंट करते हैं तो 10 के अंदर जब 1 के अंदर 2 का इंक्रीमेंट करते हुए 10 तक जाएंगे तो इसका मतलब 5 टाइम जो हो आपका लूप चलेगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ तो इसका मतलब है कि फिर ये स्टेटमेंट कितनी दफ़ा हमें प्रिंट आउट हुई नजर आएगी, सिर्फ 3 टाइम। कि पहली दफ़ा जब लूप चला तो n की वैल्यू 1 थी, 1 के अंदर उसने 3 ऐड किया तो 4 हो गया, 4 लेस देन है। सेकेंड टाइम पाकिस्तान प्रिंट आउट होगा, उसके बाद फिर 4 के अंदर 3 ऐड कर दिया जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। 7 जो लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो फिर ये यहाँ पर थर्ड टाइम जो पाकिस्तान प्रिंट आउट होगा, 7 के अंदर 3 ऐड किया जाएगा तो वो हो जाएगा 10। तो यानी 4 दफ़ा जो है ये पाकिस्तान की स्टेटमेंट आपको यहाँ पर प्रिंट आउट हुई मिल जाए। तो इस तरह से जितना आप इंक्रीमेंट करेंगे उतना जंप बेसिकली लगाया जाएगा। ये जो इंक्रीमेंट है ये बेसिकली जंप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर उलट लूप चलाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि 10 तक हो तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो फिर चेंज हो जाएगी। यानी मैं कहूँगा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 जब तक n की वैल्यू 1 से ग्रेटर रहती है। अब n की वैल्यू इनिशियल वैल्यू मैंने 10 बता दी है, तो यहां पर फिर मैं क्या कर दूंगा, उसको डिक्रीमेंट दे दूंगा कि जब तक n की वैल्यू 1 से ग्रेटर रहती है तब तक ये लूप चलाओ। सो ये रिवर्स ऑर्डर में जो मैंने लूप चलाया, यानी हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ आना है तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, डिक्रीमेंट कर रहा हूं। सो सी आउट में पहली दफ़ा ये प्रिंट आउट होगा और उसके बाद 10 की वैल्यू जो है 1 माइनस कर दी जाएगी। फिर उसके बाद ये लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ पर n की वैल्यू जो वो 9 हो जाएगी, 9 जो 1 से ग्रेटर है, फिर पाकिस्तान प्रिंट आउट होगा, फिर 9 से 8 कर दी जाएगी और करते करते जब ये यहाँ पर 0 होगी वैल्यू तो फिर ये लूप चलना बंद हो जाएगा। सो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने लूप को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। काउंटर जो कंट्रोल्ड लूप होता है उसमें हमारे पास एक काउंटर वेरिएबल होता है और उसकी इनिशियल वैल्यू जो वो आपने लाजमी पहले लूप से बाहर सेट करनी है। उसकी जो टर्मिनेटिंग यानी जो एंडिंग वैल्यू है वो आपने लूप की ब्रैकेट के अंदर मेंशन करनी है और हमेशा आपने लूप की बॉडी के अंदर उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वैल्यू बतानी है। इन केस अगर आप ये वैल्यू बताना भूल जाते हैं तो फिर ये जो लूप है ये एक इन्फिनिट लूप बन जाएगा, ये कभी एंड नहीं होगा क्योंकि आपने उसको बताया कि n की वैल्यू 10 है और जब तक 10 1 से ग्रेटर रहता है, यानी n की वैल्यू 1 से ग्रेटर रहती है तो ये काम करते जाओ। सो आपने यहाँ पर डिक्रीमेंट तो उसको दिया ही नहीं है, हमेशा 10 n की वैल्यू 10 ही रहनी है और उसकी वैल्यू 1 नहीं होनी और ये लूप चलता रहेगा और ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जब भी आपने प्रोग्राम रन करना है आपने पहले ये चेक कर लेना है कि आपने इनिशियल वैल्यू, उसकी कंडीशन और उसका जो इंक्रीमेंट है वो आपने दिया है कि नहीं दिया। तो जो भी आप यहाँ पर हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ या लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ जाते हैं तो फिर आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यहाँ पर मेंशन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई? अब ये देखिए जिस तरह से ये जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं ये 5 टाइम जो वो एग्जीक्यूट होंगी और पाकिस्तान जो वो हमें ये 5 दफ़ा यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाए। अगर आप यहाँ पर पाकिस्तान के साथ काउंटिंग करना चाहते हैं कि 1 डैश पाकिस्तान, 2 डैश पाकिस्तान, इस तरह से लिखा जाए तो उसके लिए आसान सा हल ये है कि आप यहाँ पर ये जो हमने लिखा हुआ /n आप इसको यहाँ से बंद कर दें और यहाँ पर लिखते हैं n और n के बाद अब ये क्या होगा कि सबसे पहले तो न्यू लाइन पे कर्सर जाएगा, वहां पर जाके n की वैल्यू प्रिंट आउट करेगा और n की वैल्यू पहली दफ़ा वैल्यू होगी 1 के आगे क्या लिखा जाएगा, एक सिंगल स्पेस छोड़ी जाएगी और फिर आगे लिखा जाएगा डैश पाकिस्तान। फिर उसके बाद n की वैल्यू 1 इंक्रीज कर दी जाएगी और वो हो जाएगी 1 से 2 जो 5 से लेस है।
फिर न्यू लाइन पे जाएगा, वहाँ पर जाके 2 लिखेगा, फिर डैश पाकिस्तान, फिर उसके बाद n की वैल्यू 3 कर देगा। 3 लेस देन 5 है तो न्यू लाइन पे जाके 3 लिखेगा, वहाँ पे आगे पाकिस्तान। तो बेसिकली ये जो हमारा काउंटर वेरिएबल है उसकी अगर वैल्यू को आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो वो आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर लिखना है, आपको पता है। और जो आप स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं वो आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखते हैं। /n जो है वो न्यू लाइन के लिए लिखा जाता है। आप अगर इसको एंड लाइन को यूज़ करना चाहते हैं तो आप एंड लाइन को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर आप एंड लाइन का जो कीवर्ड है वो आप एंटर कर दें। तो पहली लाइन पे n की वैल्यू, फिर आगे पाकिस्तान, फिर एंड लाइन न्यू लाइन पे चला जाएगा, फिर आगे n की वैल्यू, फिर 2 पाकिस्तान, फिर एंड लाइन पे चला जाएगा। तो इस तरह से आप अगर साथ साथ अपनी आउटपुट की काउंटिंग भी चाहें वो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो आप इंक्रीमेंट बता देंगे वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो बेसिकली जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें यही काम उसने किया है। उसने यहाँ पर डायरेक्ट n की वैल्यू को प्रिंट आउट किया है, तो आपको 1 to 10 तक जो n की वैल्यू प्रिंटेड मिल गई है, क्योंकि n की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और वो 10 तक जा रही है। तो 1 to 10 तक जो हो ये लूप जो हो आपका एग्जीक्यूट होगा। ये उसका फ्लो चार्ट बनाया हुआ है आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि n की वैल्यू 1 है। जब तक n की वैल्यू 10 से लेस रहेगी तो n की वैल्यू प्रिंट आउट करनी है और n की वैल्यू 1 इंक्रीज करनी है, उसके बाद दोबारा कंडीशन आ जानी है। तो हर दफ़ा इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू रहती है तो फिर लूप की बॉडी के अंदर ये लूप जो वो चलता रहता है, और जब 10 से ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू 11 हो जाएगी, यहाँ से 9 होगा और ये यहाँ से एंड हो जाएगा। यानी ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं और जो आपकी इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो इंक्रीमेंट करने के बाद कंट्रोल दोबारा वाइल लूप पे यहाँ पर कंडीशन पे जाता है और वो इसको जाके चेक करता है कि क्या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन ट्रू या फॉल्स हुई है कि नहीं हुई। अगर ट्रू हुई है तो लूप यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो यहाँ से जंप करता है और इस ब्रैकेट पे आ जाता है और उसके बाद यहाँ पर चला जाता है। फिर ये लूप की बॉडी के अंदर वो एंटर नहीं होता। जी स्टूडेंट्स, अब मुझे बताएं कि इन दोनों एग्जांपल्स की आपको समझ आ गई कि वाइल लूप किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। किसी स्टूडेंट को अगर समझ नहीं आई तो मुझे बता दें, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास, वो कहता है कि आपने फर्स्ट 5 नंबर्स को ऐड करना है। फर्स्ट 5 नंबर्स को आपने ऐड करना है, और किस तरह से ऐड करना है आप वो फर्स्ट 5 नंबर जो वो हमारे पास हमें पता है 1 2 3 4 और 5 है। इसका मतलब है कि हम इनिशियल वैल्यू जो वो वेरिएबल की 1 रखेंगे और टर्मिनेटिंग जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 5। देखें सी एक काउंटर वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू 1 के किया है, क्योंकि हमने इन तमाम नंबर्स को सम करना है, इसके लिए सम का वेरिएबल भी हमने ले लिया और सम के अंदर जो हमने 0 स्टोर किया। फिर हमने लिखा जब तक सी की वैल्यू 5 से लेस रहती है क्या डिस्प्ले करो, सी की वैल्यू और सम इक्वल टू सम प्लस सी, यानी सम के अंदर जो सी की वैल्यू है उसको ऐड करते जाओ। अब ये किस तरह से होना है देखें। पहली दफ़ा जब सी की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर उसने 1 जो वो डिस्प्ले किया, और फिर उसके बाद उसने क्या लिख दिया, सम इक्वल टू सम प्लस सी। तो इसका मतलब है सम किसके बराबर हो गया, सम के अंदर इनिशियल वैल्यू तो 0 है, तो सी की वैल्यू क्या है, पहली दफ़ा सी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर सम के अंदर क्या स्टोर हो गया 1, और उसके बाद सी की वैल्यू क्या हो गई, सी इक्वल टू सी प्लस 1 है। इसका मतलब है सी की वैल्यू 1 थी, 1 के अंदर 1 ऐड हुआ तो सी की वैल्यू क्या हो गई 2। तो ये फर्स्ट जब ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होनी है तो सम के अंदर जो वो 1 स्टोर होना है और सी के अंदर क्या स्टोर होना है 2 होना है। यहाँ से दोबारा कंपेयर किया जाएगा कि 2 5 से लेस है,
तो फिर सी की वैल्यू को प्रिंट आउट करो, ये देखिए यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा। और उसके बाद सम के अंदर क्या करना है, सम प्लस सी। अब सम के अंदर 1 स्टोर है तो 1 के अंदर क्या ऐड किया जाएगा, सी को, और सी की वैल्यू आपको पता है 2 है, तो यहाँ पर सम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 3 स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसकी वैल्यू 1 इंक्रीज की जाएगी, तो ये 2 से क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर 3 जो 5 से लेस है, 3 को डिस्प्ले किया जाएगा, और उसके बाद सम के अंदर अगेन इस 3 को स्टोर कर दिया जाएगा, तो +3 हो जाएगा। फिर तो क्या हो गया, 6 हो गया। उसके बाद ये 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज की जाएगी वैल्यू। 4 भी जो 5 से लेस है तो वो क्या हो जाएगा, सम के अंदर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया। और ये 4 से 5 हो जाएगा। 5 जो 5 से लेस नहीं लेकिन 5 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू होगी, 5 को डिस्प्ले किया जाएगा और फिर सम के अंदर 5 को ऐड कर दिया जाएगा। 10 + 5 क्या हो जाएगा, 15, और 15 के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब जब यहाँ पर दोबारा जाके ये चेक करेगा तो 6 जो वो 5 से ना तो लेस है ना ही 5 के इक्वल है, तो ये यहाँ से जंप करेगा, और ये जो सी आउट की लाइन है यहाँ पर ये लिखेगा कि सम इज, ये वैसे का वैसे ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। और फिर इन एंगुलर ब्रैकेट के बाद क्या लिखा जाएगा, सम के अंदर क्या स्टोर है, वो 15 स्टोर है, और वो ये देखें ये 15 यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप फर्स्ट 50 नंबर्स को भी सम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर while c is less than or equal to 50 लिख देंगे, तो ये 1 to 50 तक जो वो नंबर्स को ऐड कर देंगे। 100 लिख देंगे तो 1 to 100 तक जो नंबर्स होंगे उनको ऐड कर देंगे। तो जितने भी अगर आप एक सीक्वेंस के साथ नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ इन नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। अब देखें यहीं से हमारा और प्रोग्राम भी जो वो बन सकता है कि यहाँ पर तो ये 1 2 3 4 5 इन नंबर्स को ऐड किया जा रहा है, और मैं अगर यहाँ पर ये कहूँ कि हमने सिर्फ ऑड नंबर्स को ऐड करना है, हमने सिर्फ ऑड नंबर्स को, जो हमारे ऑड नंबर्स हैं यानी 1 3 5 इन नंबर्स को हम ऐड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा जो वो एडिशन करेंगे कि, और वो एडिशन ये होगा कि c = 1 + 1, c = c + 1 करने के बजाय हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 कर देंगे। तो यहाँ पर देखें क्या चेंजिंग्स आएंगी, अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि इनिशियल वैल्यू जो c की जो इनिशियल वैल्यू है वो है 1, और हमने कहा कि कितनी दफ़ा लूप चलना है, जब तक c <= 5। तो क्या प्रिंट आउट करो, c की वैल्यू प्रिंट आउट कर दो, और उसके बाद सम के अंदर c को ऐड करो, और ऐड करने के बाद c की वैल्यू के अंदर क्या कर दो, 2 ऐड कर दो। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम बन जाएगा जो कि सिर्फ इवन नंबर, जो ऑड नंबर्स होंगे उनको ऐड करेगा। देखिए पहली दफ़ा c की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हमें 1 डिस्प्ले होना है, और सम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, सम = सम प्लस c लिखा हुआ है, सम के अंदर 0 है और c के अंदर क्या है 1, तो सम के अंदर आ गया 1, और उसके बाद c = c + 2 लिखा गया। इसका मतलब है कि c की वैल्यू पहले थी 1, और 1 के अंदर जब 2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 जो 5 से लेस है तो 3 को जो यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा, डिस्प्ले करने के बाद 3 को सम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, यानी यहाँ पर 1 + 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जवाब आ जाएगा 4, और 3 के बाद फिर ये 3 के अंदर 2 ऐड किया जाएगा,
यहाँ पर सी इक्वल टू सी प्लस 2 जो है इसके अंदर 2 ऐड किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 जो वो 5 से लेस नहीं लेकिन 5 के इक्वल है, 5 को डिस्प्ले किया जाएगा और ये जो सम है सम के अंदर 5 को ऐड कर दिया जाएगा तो जवाब क्या आ जाएगा 9। और उसके बाद जब ये 5 से क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 चूँकि ये यहाँ से लेस है इसलिए ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये ऐसा प्रोग्राम बन जाएगा जो कि सिर्फ ऑड नंबर्स को डिस्प्ले भी कर रहा है 5 तक और उनका एडिशन भी कर रहा है। और इसी तरह से अगर आप इवन नंबर्स को करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसी प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे c इक्वल टू 1 लिखा हुआ है आप यहाँ पर c इक्वल टू 2 कर दें और बाकी यहाँ पर कोई जो हो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं हो। यानी 2 से हमारे इवन नंबर्स शुरू होते हैं तो 2 जो 5 से लेस है पहली दफ़ा जो हो यहाँ पर क्या आ जाएगा c की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ पर 2 डिस्प्ले कर देंगे और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 4 फिर से जो वो इसके अंदर जमा किया जाएगा, इसके अंदर 6 हो जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर 6 होगा तो ये कंडीशन जो फॉल्स हो जाएगी तो हमें जवाब जो हो फिर ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये थोड़ी थोड़ी आपकी लॉजिक है जो आपने इसके अंदर यूज़ करनी है। ये प्रोग्राम्स आगे आएंगे और आगे जब आप इसको करेंगे तो फिर और ज़्यादा जो हो आपकी लॉजिक क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये बड़ा सिंपल सा जो हो ये प्रोग्राम उसने दिया हुआ है कि अगर पहले 5 नंबर्स को आप जमा करना चाहते हैं तो छोटी सी यहाँ पर लॉजिक है कि अगर आप 1 इंक्रीज करते हुए जाते हैं तो वो एक सीक्वेंस के साथ एक सीरीज जो हो आपको जनरेट करता है। लेकिन अगर आप 2 जनरेट करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो फिर आपके जो 8 नंबर्स हैं वो जनरेट हो जाएंगे। अगर यहाँ सी की वैल्यू आप 2 रख देते हैं तो फिर वो ऑड नंबर के बजाय इवन नंबर्स को जनरेट करना शुरू करते हैं। उसके बाद हम आपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे चले जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम जो कौन सा इसने दिया हुआ है। जी ये प्रोग्राम है कि जो फर्स्ट 5 नंबर्स हैं उनका स्केयर जो वो फाइंड आउट करना है, एक तो उनको डिस्प्ले करना है, दूसरा उनका स्केयर फाइंड आउट करना है। इंतहाई सिंपल प्रोग्राम है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। देखिए n की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया और फिर उसके बाद एक सिंगल स्पेस देने के बाद n मल्टीप्लाइड बाई n कर दिया तो n की वैल्यू n से ही मल्टीप्लाई होके यहाँ पर डिस्प्ले कर दी जाएगी 1 to 5 तक जो वो लूप यहाँ पर जो उसने लगाया हुआ है। और ये 5 दफ़ा ये वाली जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट होंगी और हमें यहाँ पर नंबर और उनका स्केयर मिल जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रोग्राम है वो एक टेबल जो उसने यहाँ पर जो डिस्प्ले करवाया है कि 1 से लेकर 10 तक आप कोई भी एक नंबर एंटर करेंगे और उस नंबर का टेबल आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर n एक इंटीजर जो वो लिया गया है और n के अंदर आपने वैल्यू इनपुट की है। जब तक c की वैल्यू 10 से लेस रहेगी तो क्या लाइन प्रिंट आउट हो c इक्वल टू सी आउट n की वैल्यू जो भी आपने नंबर एंटर किया, लेट सपोज अगर आपने 3 एंटर किया तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर स्टार का सिंबल जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर c की वैल्यू है जो कि 1 to 10 तक काउंटिंग हो रही है, अभी पिछले प्रोग्राम में हम बना कर आए हैं। और उसके बाद इक्वल वैसे का वैसे ही आ जाएगा और फिर n मल्टीप्लाइड बाय c यानी n की वैल्यू c के साथ मल्टीप्लाई होके तो ये यहाँ पर डिस्प्ले कर दीजिए। फिर उसके बाद एंड लाइन और उसके बाद c इक्वल टू सी प्लस 1 यानी 1 c की वैल्यू इंक्रीज कर दी। अब ये जो लाइन है ये आपका ये पूरा टेबल जो है जनरेट कर देगी। जी स्टूडेंट्स समझ आइए आपको इसकी। जी किसी स्टूडेंट को अगर समझ नहीं आई तो मुझे बता दें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। उसके बाद इससे अगला प्रोग्राम है। अब ये वो प्रोग्राम है जो आपने सबसे पहले एक बनाया था कि
3 डिजिट्स आपने इनपुट करने हैं, और अगर वो डिजिट्स वो क्या करता था, वो उन डिजिट्स को सेपरेट करता था और सेपरेट करने के बाद ऐड कर देता था। वो जो हमने प्रोग्राम बनाया था वो हमने सिंपली सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से बनाया था। तो आपको अगर याद हो तो आपने पहले इसको 100 पे डिवाइड किया था, पहले आपने इसका मॉडुलस किया, फिर आपने 100 पे डिवाइड किया, फिर उसका रिजल्ट जो आया फिर उसको आपने 10 पे मॉडुलस कैलकुलेट किया और फिर 10 पे आपने उसको डिवाइड किया। तो वो हमारा प्रोग्राम खासा लेंथी हो गया था। और दूसरा ये था कि जो जो नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते जाते थे वैसे वैसे हमें 1000 के साथ 10,000 के साथ जो फिर हमें उसको डिवाइड करना पड़ता था या उसका मॉडुलस कैलकुलेट करना पड़ता था। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब लूपिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा तो फिर हम कोई भी डिजिट उसको इनपुट करेंगे और वो हमारे उन नंबर्स को ऐड कर दिया करेगा। तो अब ये देखें, ये एक प्रोग्राम जो उसने बनाया हुआ है कि आपने एक जो नंबर इनपुट करना है वो x के अंदर नंबर इनपुट करना है, और एक a का वेरिएबल ले लिया है, फिर एक r का वेरिएबल लिया है और एक सम का वेरिएबल लिया है। सम का वेरिएबल तो बेसिकली सम करने के लिए है, r जो रिमाइंडर के लिए जो लिया हुआ है, और जो यहाँ पर a का वेरिएबल है वो सिंपली जो नंबर को डिस्प्ले करने के लिए कि इस नंबर का जो हमने सम कैलकुलेट किया है। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल जो इनपुट किया है x के अंदर, और x को हमने a के अंदर स्टोर कर लिया, क्योंकि x के अंदर जो फिर हम वैल्यू उसकी अपडेट करते रहेंगे तो उसकी वैल्यू लॉस हो जाएगी, इसलिए हमने x की वैल्यू को a के अंदर स्टोर कर लिया है ताकि वो a के अंदर स्टोर रह सके, वो सेफ रहे, और बाद में जो फिर हम इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर सकें। तो यहाँ पर देखें कि जब तक हमने बेसिकली यहाँ पर 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, एक तो हमने मॉडुलस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है और दूसरा हमने डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इस एग्जांपल में देख लें, ये वही वाली एग्जांपल है लेकिन इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। मैंने आपको बताया कि 2 ही बेसिक ऑपरेशन है जो आपने परफॉर्म करने हैं, एक मॉडुलस का और दूसरा ये डिवीजन का। देखें, जब आप किसी भी नंबर को 10 के साथ जो वो मॉडुलस अगर आप उसका कैलकुलेट करते हैं तो वो नंबर जितना भी बड़ा हो उसका जो आखिरी डिजिट होता है वो हमें मॉडुलस के अंदर जो वो रिटर्न कर दिया जाता है। यानी अगर मैं यहाँ पर x मॉडुलस 10 करता हूँ, यानी 512 मॉडुलस 10 करता हूँ, तो मुझे जो जवाब मिलेगा वो 2 मिलेगा। और अगर मैं x इक्वल टू x डिवाइड बाई 10 करता हूँ तो मुझे जो जवाब मिलेगा, जो इसका जो डिविजिबल वैल्यू है, जो कोशेंट है 51, वो जवाब मिलेगा। तो अब ये जो हमारे पास 2 लाइनें जो यहाँ पर हमने लिखी हुई हैं कि जब तक x की वैल्यू 0 नहीं हो जाती क्या करते रहो कि x को 10 पे मॉड कैलकुलेट करते रहो, और मॉड कैलकुलेट करने के बाद r के अंदर स्टोर कर दो, और x के अंदर जो x की वैल्यू है 10 पे डिवाइड करने के बाद जो जवाब मिले वो x के अंदर स्टोर करते जाओ। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक तरफ तो जो लास्ट डिजिट है उसको सेपरेट करते रहेंगे और जो अपडेटेड वैल्यू है उसको अगेन से हम फिर डिवाइड करेंगे। सिंपली पहले आप प्रोसीजर देख लें कि किया क्या है, कि यहाँ पर देखें 512 को पहले मॉडुलस कैलकुलेट किया 10 पे और हमें जवाब 2 मिल गया, और उसके बाद जो जवाब आया वो हमने डिवीजन के साथ कैलकुलेट कर लिया x के अंदर। अब ये जो अपडेटेड वैल्यू है इसका अगेन हमने मॉडुलस कैलकुलेट किया और जो जवाब आया उसको r के अंदर स्टोर कर लिया, और फिर इसकी डिवीजन के बाद जो हमारे पास जवाब आया उसका अगेन हमने मॉडुलस कैलकुलेट करना है और फिर डिवाइड करना है। तो ये देखें, ये अगेन जो हमने मॉडुलस कैलकुलेट किया और फिर उसको डिवाइड कर दिया। तो ये बेसिक जो 2 स्टेप्स हैं उनको हमने लूप के अंदर लिखना है, यानी एक तो 10 पे जो मॉडुलस कैलकुलेट करते रहो और दूसरा उसको 10 पे डिवाइड करते जाओ। तो पहली दफा देखें, जब हमने यहां पर 512 सपोज अगर हमने यहां पर इनपुट किया है, तो जो सबसे पहला जो काम होना है वो ये होना है
कि r इक्वल टू एक्स प्लस एक्स मॉडुलस 10, तो हमें जो r के अंदर जो वैल्यू स्टोर की जाएगी वो 2 वैल्यू स्टोर की जाएगी। और फिर यहाँ पर ये जो कंडीशन लगाई गई है, ये आपको पता है कि कंडीशन क्यों लगाई गई है। जब हमने इसको मॉडुलस कैलकुलेट करने के बाद जब हमारे पास सिर्फ 5 रह जाएगा, तो आपको पता है कि 5 मॉडुलस 10 अगर किया जाएगा तो जवाब 0 आएगा। इससे पहले जब मैंने आपको सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो उसमें ये हमने परफॉर्म करके देखा था। मैंने आपको स्टेप्स भी भेजे थे कि जब डिविजिबल वैल्यू जो होती है वो अगर छोटी आ जाती है मॉडुलस वाली वैल्यू से, तो फिर जवाब उसका 0 आता है। वो 0 किस तरह से आता है, उसके 2-3 स्टेप्स थे, आप दोबारा से उसको जो वो रिमाइंड कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जवाब 0 किस तरह से आता है। तो ये इफ़ r इक्वल टू 0 बेसिकली हमने इसलिए लिखा हुआ। बहरहाल यहाँ पर अभी जब ये कंडीशन आएगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर r इक्वल टू 0 क्यों लिखा हुआ है। अभी बहरहाल r की वैल्यू 2 है और r जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी बल्कि ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सम इक्वल टू सम प्लस r, सम इक्वल टू सम प्लस r। सम के अंदर 0 स्टोर है और r के अंदर 2 स्टोर है, तो सम के अंदर 2 स्टोर हो गया। और उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी x इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 10। तो x इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 10 यानी x के अंदर 512 है, उसको 10 पे डिवाइड किया जाए तो जवाब क्या आता है 51। लिहाजा x के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी अब 51। पहले 512 थी, क्यों सेपरेट हो गया अब ये डिवाइड करने से, क्योंकि यहाँ पर 0.2 आना था, तो हमने ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया हुआ है, तो पॉइंट से पहले वैल्यू स्टोर होगी, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू स्टोर नहीं होगी। तो यहाँ पर 51 जो है इसके अंदर स्टोर रह जाएगा। उसके बाद अगेन यही वाले 2 स्टेप्स जो वो दोबारा से परफॉर्म किए जाने हैं, लेकिन अब x की वैल्यू 51 है और दोबारा वो 10 पे ही उसका मॉडुलस कैलकुलेट किया जाएगा और फिर चेक किया जाएगा कि जो जवाब आता है वो r में 0 आता है कि कोई और आता है। तो देखिए जब 51 को आपने 10 पे डिवाइड किया, इसका मॉडुलस कैलकुलेट किया, तो जवाब 0 नहीं आया बल्कि 1 आया। लिहाजा फिर सम इक्वल टू सम प्लस r एग्जीक्यूट होगा। सम के अंदर 2 स्टोर है और 2 प्लस 1, तो सम के अंदर 3 आ गया और उससे अगली जो स्टेटमेंट है वो x इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 10, यानी 51 को 10 पे डिवाइड किया, 5 जवाब आया और 5 जो है x के अंदर स्टोर हो गया। लिहाजा अब फिर से x की वैल्यू 5 है, 5 मॉडुलस 10 कैलकुलेट होना है, तो इसके लिए अब इसका जो जवाब आएगा 5 मॉडुलस 10 का जवाब 0 आएगा। अब यहाँ पर देखें r की वैल्यू 0 है, तो जब r की वैल्यू 0 होगी तो फिर r सम के अंदर स्टोर नहीं होगा, बल्कि जो x की वैल्यू है जो कि 5 है, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, 5 जो है वो सिंगल डिजिट है। हमने देखें 512 लिखा था, यहाँ पर हमने 2 को सेपरेट कर लिया, फिर अगले स्टेप में हमने 1 को सेपरेट कर लिया और अब अगला डिजिट जो बचा है वो बेसिकली 5 ही बचा है। लिहाजा इसलिए हमने ये यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी कि अगर r की वैल्यू 0 बचती है तो फिर इसका मतलब है कि x के अंदर सिंगल डिजिट आ गया और वही डिजिट हमने जो ऐड करना है। तो 3 प्लस 5, तो जवाब इसका 8 हो जाएगा। और उससे अगला स्टेप ये है कि x इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 10, तो 5 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका भी जवाब 0 आएगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। 0.5 जो हो इसका जवाब नहीं बल्कि सिर्फ 0 जवाब आएगा। तो यहाँ पर देखें ये जो कंडीशन है ये आपकी फॉल्स हो जाएगी। हमने कहा था कि ये लूप तब चलना है जब तक x की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो पहली दफ़ा x की वैल्यू 51 आई, कंडीशन ट्रू हो गई थी, फिर दूसरी दफ़ा जो है यहाँ पर 5 आ गई और अब ये तीसरी दफ़ा x की वैल्यू 0 आ गई है। तो 0 जो हो 0 के बराबर नहीं है, 0 0 के बराबर हो गया ना बेसिकली। तो जो 51 था या 512 था वो 0 के बराबर नहीं था, तो चूंकि 0 0 के बराबर हो गया अब ये कंडीशन जो वो फॉल्स हो गई है। तो ये लूप की बॉडी जो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और एग्जीक्यूट ना होने के बाद लूप जो है वो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा और एग्जिट होने के बाद जो सम होगा, सम के अंदर 8 है
और वो 8 जो वो यहाँ पर स्टोर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर किसी भी रेंज का नंबर लिख सकते हैं। आप 3 डिजिट का नंबर भी लिख सकते हैं, 4 का भी लिख सकते हैं, 5 का भी लिख सकते हैं। तो चूंकि इंटीजर की जो रेंज है वो 32,767 है रेंज, इस रेंज के अंदर अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपने फिर अगर बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू जो वो आपने लिखनी है तो फिर उसके लिए फिर आप इंट की बजाय, तो मैंने आपको दूसरी जो डेटा टाइप बताई थी वो थी लॉन्ग, तो आप उसको जो यूज़ कर सकते हैं, उसमें और ज़्यादा जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो आप ऐड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो आज का लास्ट प्रोग्राम था। बकिया जो इसके प्रोग्राम्स हैं वो सिंपल जो वो इसकी प्रैक्टिस है, आपने ये प्रैक्टिस करनी है। ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है। जो आपने सम का प्रोग्राम बनाया है उसी, यानी वो जो नंबर ऑफ डिजिट्स को आपने सम करना था, तो आपने यहाँ पर लिखा था सम इक्वल टू सम प्लस सी। अब ये फैक्टोरियल के अंदर सम की बजाय मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। अगर आप 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 5 से ऑनवर्ड 1 तक जो नंबर्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने पहले 5 नंबर्स को जमा किया था, तो हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया था। अब मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया गया। तो इस तरह से ये सिंपली आपकी लॉजिक है। जो 6.8 क्वेश्चन है इसको आपने छोड़ देना है, ये आपने नहीं करना। और ये जो 9, 6.9, 6.10 है, 11 है, ये आपने प्रैक्टिस के तौर पर इनको करना है। और फिर आपने मुझे कल बताना है कि आपको इनमें से किस किस की समझ आई, इसकी लॉजिक की, और किसकी जो लॉजिक आपको समझ नहीं है। ये ऑलमोस्ट 6.17 तक जो वाइल लूप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं विद सॉल्यूशन दिए हुए हैं। आप खुद जो इसको करने की कोशिश करें, और फिर जो नहीं होता वो फिर कल मेरे से दोबारा डिस्कस कर लें। ठीक है जी। अब मुझे बताएं कि अगर कोई आपका